जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली, अरुणाचल प्रदेश। साथियों, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, चाहे टीजीटी पोस्ट हो, पीजीटी पोस्ट हो या फिर पीआरटी। उनका एक क्वेश्चन है कि सर, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछते कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में क्या जानते हैं तो हम क्या जवाब देंगे। जी हाँ, ऐसा तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस संगठन में आप जा रहे हो उसके प्रति आप कितना जागरूक हो और उसके प्रति आपने जानने की कितनी कोशिश की। ओके, तो इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति में, इस कैंडिडेट में कितना मतलब कि अवेयरनेस है, कितनी जागरूकता है। ओके, तो कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे पास मैसेज किया था कि सुनील सर, आप ज़रा हमें ये बता दीजिए कि केबीएस, व्हाट इज केबीएस, अबाउट केबीएस, इसके बारे में बता दीजिए। तो मैंने यही सोचा कि यह डेमो क्लास की जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं हिंदी से संबंधित मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़ा दिया। केंद्रीय विद्यालय में ही शिक्षक क्यों बने, या फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षक ही आप क्यों बनना चाहते हैं। तो आपने कमेंट किया था, मैंने इसका भी जवाब आपको प्रदान कर दिया। एक वीडियो मैंने बना दी है, चूँकि वो पब्लिक नहीं है, जो हमसे साथी जुड़े हुए हैं शाम के जो 8 बजे वाली क्लास में, इस क्लास में उनको ही प्रोवाइड कराई गई है वो वीडियो, ठीक है। तो और अब अगला ये क्वेश्चन आपका है कि सर, अब टीचर क्यों बने, ये तो आपने बता दिया सर। अब आप हमें बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर क्यों बने। इससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि व्हाट इज केबीएस, केबीएस क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है, केबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, केबीएस की स्थापना कब हुई, केबीएस, व्हाट इज द मोटो ऑफ केबीएस। ओके, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन कितने वर्ष के बच्चों का होता है, केंद्रीय विद्यालय। एक रोचक प्रश्न बनता है साथियों, जैसे मान लो कि बहुत से, जैसे मान लो कि मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ, ठीक, बहुत से गार्जियन आते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम। ओके, तो आज मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगा। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, शायद आपने, जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो उसमें जाएंगे तो कुछ महीना पहले, जैसे मान लीजिए कि आज 7 मार्च 2023 है, इससे लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसके थंबनेल पे लिखा है बोल्ड में केंद्रीय विद्यालय। क्या लिखा है? केंद्रीय विद्यालय। और वो ब्लैक में लिखा है। क्या लिखा है? ब्लैक में। उस वीडियो को आप देखोगे, अभी तो मैं बताऊंगा बोर्ड पे समझा के सब कुछ, लेकिन उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें मैंने पूरा घूम कर मैंने पूरा केंद्रीय विद्यालय ही दिखा दिया है कि केंद्रीय विद्यालय कितना मतलब डेकोरेटेड होता है। सच में अन्य विद्यालयों से केंद्रीय विद्यालय थोड़ा हट के होता है, मतलब दुल्हन की तरह सजा हुआ विद्यालय, ब्यूटीफुल, सुंदर, हैंडसम कह दो, ब्यूटीफुल कह दो, नाइस कहो, वेरी गुड, मस्त, कुछ भी कह सकते हो। तो मैंने पूरा अपना विद्यालय दिखा दिया है और इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। ओके, दूसरी बात, इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है कि किसका एडमिशन होता है, कैसे एडमिशन होता है, सैलरी क्या है, क्या नहीं है, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। थंबनेल पे आपको देखने को मिलेगा सैलरी, क्या मिलेगा? सैलरी और फिर सुविधाएं। और इसको भी हजारों की संख्या में लोगों ने इस वीडियो को देखी है, सैलरी, सुविधाएं। ये वीडियो आप देखेंगे तो मतलब इसमें मैंने अपनी सैलरी स्लिप ही मैंने दिखा दी है। अब क्या चाहिए? ईमानदार, जो भी मैं बताता हूँ ना, पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, ठीक है। इसीलिए तो पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा है, पूरे देश से हमारे साथी जुड़ रहे हैं हमसे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले, देखो, अगर आपके जान पहचान में कोई, अगर मान लीजिए कि दिव्यांग है, क्या दिव्यांग है, डिसेबल है, ठीक ना, या फिर मान लीजिए कि किन्नर कोई है, ठीक, या फिर कोई अनाथ स्त्री है, अनाथ, या फिर कोई विधवा है, ठीक ना, तो अगर यह है तो इनको देखो, ये मतलब कि ये कमाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको सामाजिक रूप से, मतलब कि एक तो अगर डिसेबल है तो शरीर ही काम नहीं कर रहा है बेचारे का, क्या कमाएगा? अब कमाएगा नहीं तो बढ़ने का, आगे बढ़ने का, पढ़ने का मन है लेकिन धन नहीं है। तो ये डिसेबल हो, कोई किन्नर समाज से हो, अनाथ स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, अगर आपके जान पहचान में कोई भी है तो उसको यह नंबर प्रोवाइड करा देना, 63 93 74 44 74। और इनसे मैं मतलब कोई गुरुदक्षिणा नहीं, कुछ नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में तैयारी कराऊंगा। इंटरव्यू डेमो क्लास की तैयारी चल रही है, मुफ्त में तैयारी कराऊंगा, ठीक है।
भविष्य में अगर मान लीजिए कि केबीएस के अलावा टीजीटी पीजीटी या किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हैं, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा और लेना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि कहाँ से देंगे, ये खुद ही समाज से बेचारे जूझते हैं, ज़िंदगी से जूझते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इंटरव्यू डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 151 का गुरु दक्षिणा देकर स्क्रीनशॉट भेजकर हमसे जुड़ सकते हैं, तैयारी को जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज रहा। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई। क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी, इन विशेष बातों पे हम ध्यान देंगे। तो देखो स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है? 15 दिसंबर, क्या 15 दिसंबर 1963 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। कब? 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा कि देखो मुख्यालय इसका है, लिखते जाइए किसी कॉपी में, प्रश्न बन जाएगा। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, अब मैं आपको बता दूं, एक तो होता है हेडक्वार्टर। क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है, वन हेडक्वार्टर है। ओके, इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में इस समय 1248 से भी अधिक, मान के चलिए मोटा मोटी 1248 तो मान लो है, कुछ और बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालय कहाँ है? इंडिया में। कहाँ है? इंडिया में। ठीक, अभी इस समय 1200 से अधिक केवी कहाँ है? इंडिया में, भारत में। और 3 केवी, ये मैं आपके लिए, आपके जिम में एक प्रश्न में छोड़ रहा हूँ, 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में हैं, ठीक है। और जो भी मैंने बताया था ना यहाँ पे लिख के केंद्रीय विद्यालय, उस वीडियो को आपने देखी होगी, तो इसका जवाब तुरंत दोगे। 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में है। कहाँ है? विदेश में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा आपका भी दिमाग का घोड़ा चलना चाहिए, किन किन देशों में, ठीक है, किन किन देशों में केंद्रीय विद्यालय है। एक तो इंडिया में, 3 अन्य देशों में है, ये मैंने बता दिया। कहाँ कहाँ पे है विदेश में, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, चाहे नेट पे सर्च करो या आपको पता है, जो भी हो, जैसा भी हो आपको बताना है। अगर हम माध्यम की बात करें साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस माध्यम में पढ़ाई होती है, बहुत से लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। अब सुनिए, पढ़ाई का जो माध्यम है ये क्या है, ठीक, व्हाट इज द मीडियम ऑफ स्टडी इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, तो देखो यह एक ऐसा संगठन है केबी में टीचिंग का माध्यम, ठीक। केबी में टीचिंग का माध्यम क्या है? देखो यह एक ऐसा संगठन है जो हर भाषा को महत्व देता है, ठीक। मैं चूँकि सीसीए इंचार्ज हूँ, ठीक ना, असेंबली करवाना मेरा काम होता है, मेरी ड्यूटी है। प्रतिदिन स्टेज पे मैं रहता हूँ, अनाउंसमेंट करता हूँ, और उसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी कई, जैसे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्विज करवाता था कंप्यूटर पे, सब चीज़ पे। आप लाइव देख सकते हो मुझको, मेरी वीडियो मैंने 5 मिनट 10 मिनट की मैंने वीडियो डाली हुई है, जिसमें बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए डाल दी कि आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि व्हाट इज केवीएस में कैसे क्या होता है। तो अगर आप भी मान लो कि आप अक्सर, अगर मान लो कि टीजीटी हिंदी हो, पीजीटी हिंदी हो, तो आपको भी वो भूमिका अदा करनी होगी जो मैं करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो कोई अगर नया आता है तो असेंबली को अगर देखता है या एक्टिविटीज़ को देखता है, तो उसको समझ नहीं आता है कि केंद्रीय विद्यालय में क्या हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है या फिर इंग्लिश मीडियम में, उसको समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में जितना वैल्यू दिया जाता है हिंदी को, उतना ही इंग्लिश को, और जितना वैल्यू दिया जाता है इंग्लिश को, उतना ही हिंदी को, दोनों को समान। और मैंने तो एक शुरुआत कर दी है अपने केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली में कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी भोजपुरी बोलना चाहता है, भोजपुरी जानना चाहता है, तो वह भोजपुरी में भी बात कर सकता है, पूछ सकता है कोई सवाल। और स्टेज पर भी विशेष कार्यक्रम होता है। असेंबली कैसे होती है, एक थंबनेल आप देखोगे ना, तो थंबनेल पे लिखा है कि केवीएस असेंबली। उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पूरी असेंबली मैंने दिखा दी है वीडियो बना के, कैसे वर्ड्स बोला जाता है, कैसे विचार बोला जाता है, कैसे स्पेशल कार्यक्रम होता है, कौन सी असेंबली होती है, क्या उसमें कैसे कैसे होता है। उस असेंबली वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा ज़रूर,
आपको आइडिया लग जाएगा। तो असेंबली को आप देखोगे तो एक दिन हिंदी में असेंबली होती है, एक दिन अंग्रेजी में। हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, ऐसे पूरा वर्ष चलता रहता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने शुरू कर दिया है कि अगर आपको मलयालम आ रहा है, आपके आंगन की बोली है मलयालम, तो यहाँ स्टेज से आप मलयालम में भी वर्ड्स बोल सकते हो, विचार बोल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मलयालम में बोल रहे हो, नेपाली में बोल रहे हो, ठीक ना, या फिर क्षेत्रीय यहाँ की जो बोलियाँ हैं, जैसे मोंगपा बोली है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक किताब भी लिख रहा हूँ। तो जो यहाँ के जैसे मान लीजिए ट्राइब है, जनजातियाँ हैं, ठीक ना, जैसे शेरदुकपेन हो गया, तो इनकी जो बोली हो शेरदुकपेन है। मोंगपा जनजाति की बोली मोंगपा है। बुगुन जनजाति की बोली बुगुन है, ठीक ना। इस तरह से तो मैं इनको भी मोटिवेट करता हूँ कि शर्माने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी क्षेत्रीय बोली को भी मंच से बोलना। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे कि मान लो कि आप बोल रहे हो कि आज का शब्द है सुनुकदिनिक, तो मान लो जो बुगुन जनजाति के लोग हैं वो सुनुकदिनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मान लो सुनुकदिनिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, पीएचडी आप कर चुके हो, आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल हो, गुरुजी हो, 10 साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन नाम सुने हो? ईमानदारी से बताना। सुनुकदिनिक, इस्पाव नाम सुने हो? थिल्ले सुने हो? नहीं सुने हो? देखो, सुनुकदिनिक का मतलब होता है हेलीपैड, थिल्ले का मतलब होता है तेल, और ये क्या यहाँ का लोकल वर्ड्स हैं। तो मैं उनको भी प्रमोट करता हूँ कि जो अगर मान लिया मंच पे बच्चों आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, मंच पे अगर आ रहे हो, तो अपनी मातृ जो भाषा है, मातृ बोली है, उसको भी मतलब कि मदर टंग को भी बढ़ावा देना है। क्या करना है? बढ़ावा देना है मदर टंग को। और बोलिए कि आज का शब्द है थिल्ले। प्रिय साथियों, थिल्ले एक बुगुन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है तेल। आज का शब्द है सुनुकदिनिक जिसका अर्थ होता है हेलीपैड। इस तरह से, चूँकि मुझको ये सब इसलिए याद हो गया है कि जो मैं किताब लिख रहा हूँ तो मैं घर घर जाकर जो एक से एक अमीर लोग हैं उनके भी घर में जाकर मैंने बातें की, उनसे मैंने पूछा कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है। फिर जो गरीब से गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनसे भी मैंने बातें की, उनके घर जाना, उनको उनके थाली में खाना, मतलब उनसे आत्मीयता बढ़ा के उनके बारे में जानना, ये मैंने कोशिश की। तो उसको मैं विद्यालय में भी लेकर आता हूँ, और मीडियम में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ क्षेत्रीयता को भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसमें क्या मातृबोली मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है, ठीक ना। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। और आप फाइनली समझिए कि यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई होती है, ठीक ना। ओके, आगे क्या है साथियों कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का मोटो क्या है, ठीक है। आपने कई बार रिक्वेस्ट किया, तब मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, और इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपके मन की जितनी भी शंका है वो समाधान उसका हो जाए, ठीक है। अब देखिए, एक होता है मोटो, क्या होता है? ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य। व्हाट इज द मोटो? मोटो का स्पेलिंग क्या होता है? यही होता है ना जी। देखना भाई, मैं अंग्रेजी थोड़ा कम जानता हूँ, ठीक है। तो मोटो क्या होता है केवी का? तो केवी का मोटो होता है तत्त्वम पूषण अपावृणु। क्या होता है? तत्त्वम पूषण अपावृणु। ओके, इसका मतलब होता है कि हे सूर्य भगवान, मेरे ज्ञान के ऊपर जो पर्दा है, अंधकार छाया हुआ है, इसको दूर कीजिए, हटा दीजिए। ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो मोटो है तत्त्वम पूषण अपावृणु। क्या? तत्त्वम पूषण अपावृणु। क्या है? अपावृणु, ठीक। ये कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। कहाँ लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, ठीक है। यहाँ से यह ध्येय वाक्य ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ओके, तो यह कई बार पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि केवीएस का मोटो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और है संस्कृत को लेकर, जिससे हमारे साथ कुछ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं संस्कृत वाले। अगर नहीं भी संस्कृत से आप हो तब भी जान लो, संस्कृत की पढ़ाई किस क्लास से किस क्लास तक होती है,
ये जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा केबीएस हट के है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 से 5 तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक, यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है कक्षा 6वीं से लेकर 6वीं से 8वीं तक, बस 1 से 5 तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है, नीला बटा सन्नाटा है। और फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक भी पढ़ाई नहीं होती है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई किस क्लास से होती है? तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कहाँ से कहाँ तक होती है, किस क्लास से होती है? आप पहला एडमिशन कराओगे तो कक्षा 1, कहाँ से? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है। कक्षा 1 से 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाई होती है और 1 से 12वीं के बीच में कक्षा 6 से 8वीं तक संस्कृत की पढ़ाई होती है। ठीक है। अगर फीस की हम बात करें साथियों, तो फीस की बात करें तो ये सभी बच्चे फीस नहीं जमा करते हैं। कौन कौन फीस जमा करता है? चलिए हम आगे फीस के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, फीस अगर मान लीजिए कि आप देखो, आप डेमो क्लास की तैयारी में भी जानते हो कि अगर मान लो मिटा रहे हो तभी कुछ कुछ बोलते रहो, बताते रहो, ठीक ना। ये नहीं कि सन्नाटा छा जाए क्लास में, ठीक ना। ऐसे मुड़ मुड़ के देखना भी है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि शुल्क की हम बात करें, किसकी बात करें? शुल्क कब कब कैसे जमा होता है, ठीक ना। देखिए, 3 माह की फीस एक बार में जमा होती है। ये नहीं कि चुक चुक नहीं जमा करना है, कुछ कुछ जमा करो, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ऐसे नहीं। एक बार में 3 माह की फीस जमा होती है और 3 चौक को 12 यानी कि 4 क्वार्टर होता है। 3 माह बराबर 4 क्वार्टर, ठीक ना। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, बराबर 12 महीना हो गया ना, 12 माह, ठीक ना। तो 3 माह बराबर 4 क्वार्टर, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 हो गया ना। 4 क्वार्टर होता है तो 1 क्वार्टर की फीस एक बार में जमा होती है। फीस जमा करने का तरीका क्या होता है? ऑनलाइन, ठीक ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना जी, देख लेना। ये दोनों होता है, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो और विद्यालय में आकर ऑफलाइन भी जमा कर सकते हो, ठीक है। ये हुई आपकी फीस। फीस कौन कौन नहीं जमा कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर, अगर हम केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन जा रहे हैं तो क्या अपने बच्चे को केबी में पढ़ा सकते हैं? अरे पूछने वाली बात है, केबी में पढ़ाओगे फायदे में रहोगे। देखो, पहले तो केबी में पढ़ाई कर एडमिशन के लिए लोग मारामारी करते हैं, सोर्स लगाते हैं, विधायक का सोर्स तो उनका सोर्स तो उनका सोर्स, हाँ, जल्दी एडमिशन नहीं होता है। और अगर आप केबी में टीचर हो, ठीक ना, केबी में क्या हो? टीचर हो, तो केबी में जो टीचर है उसके बच्चे की फीस, केबी में टीचर हो तो आपके बच्चे की फीस नहीं लगेगी। फीस लगेगी लेकिन बाद में रिफंड हो जाएगी। ओके, ये केबी टीचर के लिए है, ठीक। अगर मान लें कि आप एससी एसटी कोटे से आते हो तभी फीस नहीं लगेगी। इस तरह की सुविधाएं हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक, जैसे कि मतलब उसमें भी तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि अब मतलब इतना तो कन्फर्म है कि इनकी फीस नहीं लगेगी। बाकी आप विस्तार से मैं और बता दूंगा आगे। केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए फीस नहीं लगेगी। कितने केबी? अभी देखो केबी कितने हैं। देखिए, जब अभी केंद्रीय विद्यालय में कितने, जब स्थापना हुई थी, जब 15 दिसंबर 1963 को जब स्थापना हुई थी, तो अपने उस समय कितने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 20 रेजिमेंटल स्कूल इनकी स्थापना हुई थी, ठीक। लेकिन 2021 तक, देखो अपडेट बस यहाँ तक मैंने देखा है भी, 2021 तक मतलब 1248 केबी की स्थापना होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अब तक मतलब ये मान के चलो कि 250 से ऊपर केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे देश में, ठीक ना। और 3 विदेशों में, ये मैंने आपको ड्यूटी दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि किन किन देशों में और केंद्रीय विद्यालय है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, काठमांडू में है, ठीक। बाकी नहीं बताऊंगा। पढ़ाई कैसे होती है, ठीक है। मैंने टॉपिक पूरा लिख लिया है, वो उसी टॉपिक के आधार पर मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी टॉपिक छूटे, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ कॉपी पे, ठीक है। देखो, पढ़ाई कैसे होती है ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा। पढ़ाई कैसे होती है, ठीक। अब देखिए,
चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं अरुणाचल प्रदेश में इस समय हूँ, हिमालय पर्वत पे, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में मान लीजिए वसंत नाम की किताब पढ़ा रहा हूँ भाग 3 कक्षा 8 में, और मान लीजिए कि इस महीने में मैं पाठ नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ, 9वें पे हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक सिलेबस ही आ जाता है कि आपको इस महीने में यहाँ तक पढ़ाना है। अगर मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, वहाँ तक पढ़ाया हूँ, तो आप चले जाइए मास्को में, तेहरान में, काठमांडू में, या फिर राजस्थान में चले जाइए कहीं, वहाँ फ़ोन करके पूछोगे तो वहाँ के भी पीजीटी हिंदी लगभग वही पाठ पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर वो अपडेट होंगे तो, सिस्टम से चल रहे होंगे तो। और मैं अपनी अगर बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा आगे ही चलता हूँ। जैसे कि पढ़ाना है 8वीं पाठ तक तो मैं 9वीं 10वीं तक पहुँच गया होता हूँ, ठीक ना। और करवाना होता है सत्र के अंत तक रिवीजन, तो मैं तिहरा भी देता हूँ, ठीक है। समझे ना, रिवीजन चक्कर छोड़ो, मैं तिहरा देता हूँ। यही कारण है कि मैं 12th के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, और 12th का जब से मैं केबी में आया हूँ मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहता है, ठीक। और पीआई भी शानदार रहता है। मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मेरा एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। किसमें? 12th में, 12th क्लास में। और 10th और 12th का बहुत महत्व होता है, रोल प्ले करता है। और सोचो नॉर्थ ईस्ट में मैं हूँ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मैं हूँ, इसके लिए मुझको प्रिंसिपल ने सम्मानित भी किया है, प्रमाण पत्र भी मुझको मिला हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे लोग हिंदी को पता है कैसे बोलते हैं, सर पानी खाएगा, नहीं पढ़ेगा रे, नहीं पढ़ेगा रे, जाएगा रे, खाएगा रे, ऐसे बोलते हैं बच्चे। मतलब हिंदी लिखना पसीना छूट जाता है दादा। वो बहन को बेहन लिखेंगे, क्या लिखते हैं, बहन होता है ना, वो लिखते हैं बेहन, ठीक ना। पानी खाएगा, चाय खाएगा, ये कंडीशन है। यहाँ पे रिजल्ट मैंने प्रयास किया। मैं जब आया था उसके पहले बच्चे फेल हुए थे। मैंने सोचा कि यार ये तो गलत चीज़ है ना, फेल नहीं होना चाहिए। अब मैंने पूरा जम के पढ़ाया, ठीक। और आज का रिकॉर्ड है 2019 से हूँ, 19, 20, 21, 22, 4 साल बीत गए, 23 चल रहा है। और प्रकृति माता की कृपा रही तो इस बार भी रिजल्ट शानदार जाएगा, ठीक ना। बच्चे खुश हैं, परीक्षा दे के परीक्षा हो चुकी है, ठीक। तो रिजल्ट मतलब कहने का मतलब कैसे होती है पढ़ाई, तो ऐसे होती है पढ़ाई, ओके। दूसरी बात, सिलेबस पाठ्यक्रम एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है केबी में। इस वीडियो को आप देखोगे लगभग आपको आपके मन का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ आप जान भी जाओगे। एक समान पाठ्यक्रम होता है, चाहे देश में पढ़ाओ या विदेश में पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश में पढ़ाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाओ, चाहे मध्य प्रदेश में पढ़ाओ, चाहे राजस्थान में पढ़ाओ, चाहे कहीं पढ़ाओ, आपको एक समान ही सिलेबस देखने को मिलेगा, ओके। और देखिए सैलरी और सुविधाएं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और बताना क्या, फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है। जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ खड़ा करो, ठीक ना। वेतन कितना होता है, ठीक ना, वेतन और सुविधाएं, ठीक ना। ये मैं बता ही दे रहा हूँ मोटा मोटी। वैसे इस पर तो एक वीडियो बनी हुई है, उसको जाके देख लेना, लगभग 18 मिनट की होगी वीडियो, छोटी सी वीडियो है, उसको देखना। उसमें वेतन सैलरी स्लिप मैंने दिखा दी है। देखिए जिससे मैं अपनी ही बात बता दूं तो हम लोग का लेवल क्या होता है, लेवल 8, ठीक। बेसिक सैलरी कितनी होती है? 52,000। क्या होती है? 52,000 रुपये, ठीक ना। RS 52,000, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस देखना, ये जीरो छूट जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो के आविष्कारक हम इंडियन ही हैं, छूटना नहीं चाहिए। 52,000। सिर्फ इतना नहीं होता है, इसके साथ साथ प्लस होता है। क्या होता है? प्लस TA, DA, HRA, ठीक ना, NPS भी करता है, ETC, बहुत कुछ है इसके साथ साथ। तो कुल मिला के सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। इतनी सैलरी हो जाती है कि आप आराम से दाल रोटी चावल खा सकते हो, ठीक। चेहरे पे स्माइल रख के। बाकी तो मनुष्य का मन तो वो कुआं है जो कभी भरा ही नहीं है, लेकिन संतोषम परम सुखम, ठीक। सुविधाएं बहुत सी मिलती हैं। और यहाँ पे सुविधाएं बताने लगो तो एक ही वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, उस वीडियो को देख लेना सैलरी और सुविधाएं वाली को। यहाँ बता दूँ कि देखिए मेडिकल की सुविधाएं मिलती है। किसकी? मेडिकल की सुविधा। अगर मान लो कि घर जा रहे हो, आ रहे हो, तो सेकंड AC की सुविधा मिलती है आने जाने के लिए। ये नहीं धक्का खाते हुए न मत जाओ,
सेकंड एसी में जाओ आराम से बैठकर, ठीक है। सेकंड एसी की सुविधा मिलती है। कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हो तो एरोप्लेन से जाओ आराम से, उसका पैसा मिल जाएगा। जैसे मान लो कभी मैं महाराष्ट्र में गया था, मैं मान लो कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ, तो जो मेरी ट्रेनिंग चली थी OTA काम्प्टी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो वहाँ मैं किससे गया था? सीधे इससे गया था, समझे? समझ रहे हो नहीं किससे गया था? इससे गया था, ठीक। ये मछली नहीं है, जहाज है। जहाज से मैं गया था, मैं यहीं बैठा था, ठीक ना। ऐसे होता है जहाज। मज़ा काटते हुए गया था, ठीक ना। यहीं मैं बैठा था, यहीं। यहाँ कौन बैठा था? सुनील चौरसिया सावन, यस। और जहाज से मज़ा काटते हुए गया अरुणाचल प्रदेश से महाराष्ट्र, ठीक। अब उधर से आया सेकेंड एसी में, देखना, ध्यान देना। तो इसका जितना किराया लगा वो भी मिल गया। ये सुविधा देखो, इसका जो किराया लगा जहाज से गया आराम से समताप मंडल में होते हुए, ये भी मिल गया। और उधर से आराम से आया बैठ के बढ़िया से सेकंड एसी में, वो भी मिल गया। आने जाने में जितना दिन लगा उसका पैसा भी मिला, सैलरी भी, ठीक। और बीच में खाने का जितना लगा वो भी मिला। तो कहने का मतलब कि मेहनत करके नौकरी पाओ और ज़िंदगी को हाई बनाओ, गोल्डन बनाओ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पेड कोर्स से जुड़ जाना दर्शिता देके, ठीक है। और फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाने वाला हूँ, उसकी तैयारी कौन कौन करना चाहता है इस पर मतलब कि कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ मत बताना, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कौन कौन जुड़ना चाहता है, ठीक। तो ये है वेतन, बहुत सी सुविधाएं होती हैं जी, कितना बताऊं यहाँ पे, ठीक। ये है वेतन सुविधा हमारे लिए। अब देखिए एडमिशन किसका होगा, ठीक है। एडमिशन पे भी सवाल बनता है, ठीक। मान लिया इंटरव्यूअर पूछ दिया कि केबी के बारे में क्या जानते हो, पढ़ाने जा रहे हो, किसको पढ़ाओगे? बच्चों को। किन बच्चों को? भाई एडमिशन किसका होगा? तो नामांकन को लेकर, नामांकन किसका, ठीक। अब देखिए पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना ही क्यों हुई, पहले तो आप ये जानिए, ठीक। देखिए एक समस्या ये आ गई सरकार के सामने और लोगों के सामने 1963 से पहले बातें ये हुई कि देखो जैसे मान लो कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ, नौकरी करता हूँ भारत सरकार के अंतर्गत, और मान ली कि मेरी पोस्टिंग आज हुई है यूपी में, ठीक। फिर मेरा ट्रांसफ़र होके आ गया, मैं यूपी से आ गया एमपी में, ठीक। अब फिर कुछ दिन के बाद मैं आ गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो मैं भाई मेरी तो नौकरी लग चुकी है, मैं आज यहाँ हूँ, 6 महीने के बाद यहाँ हूँ, 6 साल के बाद यहाँ हूँ, अपनी ज़िंदगी तो चल रही है, ठीक है। लेकिन साथ में मेरे जो ललना लाल भैने वो बड्डे हो गए हैं सब, और उन सभी का नाम लिखा चुका है, और उनकी पढ़ाई चल रही है। मान लो कि हमारा बच्चा है 12 में पढ़ रहा है, ठीक ना, 10th में पढ़ रहा है, ठीक ना। अब मेरा बच्चा मान लो पढ़ रहा है 2 में, ठीक ना, 2nd में पढ़ रहा है। अब मेरे साथ बबू तो जाएगा। अब मान लो कि मेरा बाबू, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से एमपी में चला गया, फिर अरुणाचल में आ गया, बाबू जब जाएगा अपना बैग बस्ता लेके तो उसकी पढ़ाई क्या क्या होगा? यहाँ पे कोई और किताब पढ़ाई जा रही थी, यहाँ पे कोई और किताब, यहाँ पे कुछ और चल रहा है दिसंबर में, यहाँ कुछ और चल रहा है, सिस्टम ही नहीं मिल रहा है। तो पापा का फ्यूचर तो ठीक है, पापा का तो वर्तमान भी ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, हाय लल्ला हल्ला मचाने लगा कि हमारा क्या होगा पापा, आपका पोस्टिंग हो रहा है तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रही है। तो पापा ने सरकार के सामने निवेदन रखा, एप्लीकेशन लिखा कि पापा सरकार के सामने कि हे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, एक ऐसे स्कूल की व्यवस्था की जाए जिसमें हमारे जो ये गोलू मोलू है इसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो इसीलिए 15 दिसंबर 1963 को सेंट्रल स्कूल, किसका? सेंट्रल स्कूल, पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं था, पहले सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय मतलब सेंट्रल स्कूल कहलाता था। सेंट्रल स्कूल की स्थापना हो गई। रेजिमेंटल स्कूल मैंने बताया था ना 20 की स्थापना हुई, इसीलिए कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उसका ट्रांसफ़र हो तो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसीलिए केंद्रीय विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है एक समान होता है। कितना प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम आराम से मुस्कुरा के हंसा के, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसीलिए, ठीक है।
दूसरी बात, अब एडमिशन किसका होगा, नामांकन किसका होगा, अब समझो। खाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसी का नाम में लिखाया है, उसी का खाली एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। जो मान लीजिए कि केंद्रीय कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्वेंट है, ठीक है, इसके बच्चे का एडमिशन होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में जो है सर्वेंट, उसके बच्चे का एडमिशन होगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई सिविल है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा जो केंद्रीय विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे फौजियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, कर्नल का भी बच्चा पढ़ता है जिसको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो किसान का, मजदूर का बच्चा है वो भी पढ़ता है, ठीक है। सबके लिए कोटा होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेंटर के लेवल के जो कई है वो 1 में आ जाता है, स्टेट वाला जो है वो 2 में आ जाता है, ठीक है। ऐसे से करके जो मजदूरों का बच्चा है वो 5 में आ जाता है। इस तरह से क्या है, कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। तो साथियों अब देखो, जैसे एडमिशन कराने, मान लो अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप टीचर बनना चाहते हो तो इतना जानो ही, जैसे मान लो एडमिशन करवाने जा रहे हो आप, ठीक, और वहाँ पे एज मैटर करता है, कितने उम्र का बच्चा है तो एडमिशन आप करवा सकते हो। तो पहली बात कि आप एडमिशन करवाओगे तो कक्षा 1 में करवाओ, 2 में करवाओ, या फिर आगे किसी क्लास में कराओ। तो मान लीजिए कि अगर कक्षा 1 में एडमिशन करवाने जा रहे हो, ध्यान से बात को सुन लेना, काम देगा भविष्य में। कक्षा 1 में एडमिशन करवाने जा रहे हो तो 31 मार्च को, उस वर्ष 31 मार्च को आपके बच्चे की उम्र कम से कम, 31 मार्च को बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष और अधिक से अधिक 8 वर्ष होनी चाहिए। समझ गया ना। कक्षा 1 या 2 में नाम लिखवाने जा रहे हो तो कम से कम उस बार, ये नियम कब से आया है, 2023-24, ठीक है, मतलब अभी हाल ही का अपडेटेड नियम है। 31 मार्च को उम्र 6 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 8 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तब बाबू का नाम लिखाएगा कक्षा 1 में और बैग पीठ पर ला देगा, बढ़िया से आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर टीचर बनना चाहते हो तो बैग जो बस्ता का बोझ है ना, इसको हटाने के लिए किस समिति का प्रयास रहा है, मतलब बच्चे के पीठ से बैग का बोझ हटा दो, इसका संबंध किस समिति से है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो साथियों यह रहा मेरा एक छोटा सा प्रयास कि अबाउट KVS, व्हाट इज KVS, ठीक। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना अच्छा लगा है, 1 किलो अच्छा लगा है कि 2 किलो अच्छा लगा है, ओके। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इस पे भी आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। और फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अपनी तैयारी को धार देते रहिए, जारी रखिए तैयारी को। पूरा विश्वास है कि आप पूरे मन से तैयारी करोगे और बहुत जल्दी आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनोगे, ओके। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए धक्का धक।